शहर के सबसे विशाल और प्रतिष्ठित कॉरपोरेट टावर की चकाचौंध के पीछे एक अनदेखा, अनसुना और अनपहचाना चेहरा हर सुबह सबसे पहले दरवाजा खोलता था। वह था अर्जुन, एक ऐसा युवक जो इस कॉरपोरेशन की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा ऊपर की मंजिलों पर टिकी होती थीं। हर दिन वह सबसे पहले ऑफिस आता, सुरक्षा गार्ड से हाथ जोड़कर भीतर घुसता, स्वीपर की तरह फर्श पोंछता, चाय वाले से पहले चाय लाता और फिर दिन भर ऑफिस के कोनों में फाइलें लेकर दौड़ता रहता, लोगों की डांट खाता, मीटिंग रूम के कांच के दरवाजे बाहर से साफ करता और भीतर बैठी मीटिंग की बातचीत को चुपचाप सुनता। उसके पास कभी कोई टेबल नहीं थी, ना ही कुर्सी। उसकी जगह वो पुराना स्टोर रूम था जहां पुरानी फाइलें रखी जाती थीं। लेकिन अर्जुन का दिमाग स्टोर रूम में नहीं रहता। वह हर वक्त उन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता, उनके इरादों को समझता, उनकी कमजोरियों को भांपता और अपनी छोटी सी डायरी में कुछ न कुछ नोट करता रहता। कोई जानता भी नहीं था कि वह MBA गोल्ड मेडलिस्ट था और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद घर पर कर्ज चढ़ गया था, माँ बीमार रहने लगी थी और उसे 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी थी। इसीलिए उसने बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के ऑफर ठुकरा दिए थे ताकि वह घर के पास रहकर नौकरी कर सके और हर महीने कुछ पैसे भेज सके। पर यह नौकरी भी उसने खुद नहीं मांगी थी, बल्कि शिवाय कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर मेहरा, जो उसके पिता के पुराने मित्र और एकदम गुप्त संरक्षक रहे थे, उन्होंने ही उसे यह काम दिया था, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह अपनी पहचान और योग्यताओं को छुपाकर एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करेगा और जब समय आएगा तो वह सब कुछ खुद अर्जुन को सौंप देंगे। अर्जुन ने इसे परीक्षा की तरह लिया और चुपचाप सब कुछ सहता रहा। जब लोग उसे चपरासी कहकर बुलाते, जब उसके सहकर्मी उसे नजरअंदाज करते, जब ऑफिस बॉय तक उसे आदेश देता और जब उसे गालियां तक सुननी पड़ती, लेकिन वह कभी नहीं टूटा, ना रूठा, ना बदला। बस हर दिन वही पुरानी वर्दी पहनकर वह ऑफिस आता, लोगों के झूठ, चालाकी और भ्रष्टाचार को नोट करता और भीतर ही भीतर कंपनी की हर शाखा, हर विभाग, हर व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करता, ताकि जब वक्त आए तो वह बिना आवाज उठाए सबका मूल्यांकन कर सके। वह जानता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसे पैसे मिलते हैं बिना काम के, मार्केटिंग हेड कैसे मीटिंग के नाम पर विदेश घूमता है, HR मैनेजर ने कैसे रिश्वत लेकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी है और CEO स्तर के लोग कैसे श्रीधर मेहरा की तबीयत बिगड़ने का फायदा उठाकर कंपनी को हड़पने की साजिश रच रहे हैं। फिर एक दिन जब श्रीधर मेहरा की मृत्यु हो गई और पूरा ऑफिस शोक में डूब गया, अर्जुन स्टोर रूम में बैठकर बस शांत रहा। ना कोई आंसू, ना कोई दिखावा, क्योंकि उसे पता था अब वह समय आ गया है जिसका वादा 1 दशक पहले श्रीधर मेहरा ने उससे किया था। 2 दिन बाद कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में सबको बुलाया गया। सभी डायरेक्टर्स, CEO, चीफ फाइनेंशियल अफसर, मार्केटिंग हेड्स, लीगल टीम और यहाँ तक कि वह गार्ड और स्वीपर भी, जिनके नाम अर्जुन ने खुद उस सूची में शामिल करवाए थे, क्योंकि वह जानता था कि असली मूल्य उन्हीं लोगों का है जो सबसे कम वेतन में सबसे ईमानदारी से काम करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब श्रीधर मेहरा की वसीयत उनके वकील ने पढ़ी तो एक गूंज सी फैल गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी संपत्ति, शेयर होल्डिंग, कंपनी का कंट्रोल सभी अर्जुन नामक कर्मचारी को सौंप दिए जाएं, जो पिछले 10 वर्षों से मेरी निगरानी में इस कंपनी की नब्ज को समझने के लिए बिना कोई पद ग्रहण किए एक कर्मचारी की भूमिका में इस कंपनी की आत्मा बना रहा। लोगों के चेहरों पर अविश्वास था, हंसी थी, घृणा थी और फिर धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा जब वकील ने कहा कि अर्जुन न केवल इस कंपनी के 70% शेयर्स के मालिक हैं, बल्कि श्रीधर मेहरा ने उन्हें अपने बेटे के समान माना और कंपनी की हर एक फाइल, अकाउंट और लॉजिक सिस्टम तक की एक्सेस पहले ही उन्हें दे दी है। उस पल अर्जुन ने अपनी डायरी से वह सारे सबूत निकाले जिनमें कंपनी के बड़े अफसरों की साजिशें दर्ज थीं
और एक एक कर सबको आईने की तरह सामने रख दिया। लोग झुकने लगे, घबराने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ चुपचाप बाहर निकल गए। लेकिन अर्जुन ने किसी को रोका नहीं, ना डांटा, ना अपमानित किया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा बदला अपमान से नहीं, करुणा से लिया जाता है। और वह केवल एक ही बात कहता रहा, अब वक्त है नई शुरुआत का। अर्जुन, जो अब तक स्टोर रूम में बैठकर कंपनी की फाइलों के धूल भरे पन्नों में सच्चाई खोजता था, अब उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़ा था जहां पर 10 सालों तक उसे घुसने तक की इजाजत नहीं थी। और अब वह उस कुर्सी का उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था जिस पर बैठने के लिए बड़े बड़े MBA ग्रेजुएट्स, घिसे पिटे मैनेजर्स और कॉरपोरेट चालबाज दिन रात ख्वाब देखते थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में घमंड नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, एक ठहराव। जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था, जैसे हर घटना, हर अपमान, हर उपेक्षा उसने अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर पहले ही स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही वकील ने औपचारिक रूप से कंपनी की सील और कागजात अर्जुन को सौंपे, एक लहर सी दौड़ पड़ी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो लड़का जो कैंटीन से ठंडी चाय लाता था, जो गलती से कागज गिरा दे तो लोगों से चुपचाप माफी मांगता था, वही अचानक सबसे बड़ी सत्ता का स्वामी बन जाएगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब उसके पास ताकत थी और ताकत के साथ आता है असली चरित्र। उसने कंपनी के सिस्टम को तुरंत स्कैन करना शुरू किया, पुराने अकाउंट्स खोले, लीगल टीम से गोपनीय फाइलें मंगाई, ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच की और अगले ही दिन सुबह सुबह उसने एक इंटरनल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई, जहां कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर डर, कुछ पर अवमानना। लेकिन अर्जुन के पास ठोस तथ्य थे, सबूत थे और वर्षों की निगरानी का ज्ञान था। इसलिए उसने बिना किसी व्यक्तिगत द्वेष के केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना शुरू किया। उसने सबसे पहले कंपनी के 4 बड़े डायरेक्टर्स को निलंबित किया, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके लाखों की डील्स अपने फर्जी फर्मों के नाम पर पास कराई थीं। फिर उसने HR विभाग को पूरी तरह से पुनर्गठित किया, जहां पॉलिटिक्स और पक्षपात के चलते असली टैलेंट दरकिनार कर दिया गया था। उसने एक एक कर सभी पुराने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली और उन लोगों को प्रमोट किया जो सालों से मेहनत कर रहे थे पर कभी पहचान नहीं मिली थी। इसी प्रक्रिया में अर्जुन ने एक ऐसा नाम देखा जो उसके लिए सबसे अनमोल था। वह थी राधा, कंपनी की जूनियर रिसेप्शनिस्ट, जो वर्षों से चुपचाप सबकी बातें सुनती, नोट्स बनाती और शाम को घर जाकर अपनी बीमार मां की देखभाल करती थी। उसके पास किसी डिग्री की चमक नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने देखा था कि कैसे हर क्लाइंट की पसंद, मीटिंग के समय, टोन और बातों को वह ध्यान से सुनती और याद रखती थी। इसलिए उसने बिना झिझक उसे ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया और सीधे अपने ऑफिस के बाहर उसकी डेस्क लगवाई। लोगों को तब पहली बार यह समझ में आने लगा कि अर्जुन केवल सत्ता के लिए नहीं बैठा, वह उस खोई हुई गरिमा को लौटाने आया है जो वर्षों से इस कंपनी में दबा दी गई थी। उसने एक ऐसा डैशबोर्ड बनवाया जिसमें हर कर्मचारी की उपलब्धियां, सुझाव और कार्य निष्ठा को दर्शाया जाता था और हर महीने सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को सीधा CEO रूम में चाय पर बुलाया जाता था, जहां अर्जुन उन्हें खुद धन्यवाद कहता था। यह नया सिस्टम कंपनी में उम्मीद की नई किरण बन गया और धीरे धीरे पुरानी लॉबीज, ग्रुपबाजी और ऑफिस पॉलिटिक्स टूटने लगी। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन ने साफ सफाई शुरू की, वैसे वैसे पुराने मगरमच्छ परेशान होने लगे। वे जो वर्षों से इस कंपनी को अपनी जागीर समझते थे, उन्होंने गुप्त बैठकों की शुरुआत की, कुछ ने मीडिया को लीक करने की धमकी दी, कुछ ने बोर्ड के पुराने निवेशकों को भड़काया। और एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक धमकी भरा पत्र आया जिसमें लिखा था कि अगर वह अपने बदलाव बंद नहीं करेगा तो उसके अतीत को उघाड़ कर रख दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि यह कॉरपोरेट दुनिया एक ऐसा अखाड़ा है जहां असली ताकत दौलत या डिग्री में नहीं, बल्कि आत्मबल और दृष्टिकोण में होती है। इसलिए उसने उसी पत्र को अपने ऑफिस की दीवार पर चिपका दिया और अगली मीटिंग में उसी भाषा में जवाब दिया।
मैं वही अर्जुन हूँ जिसने फर्श पोंछकर तुम्हारी बैठकों के कमरे सजाए थे, और अब वही अर्जुन है जो तुम्हारे भ्रष्ट फर्श को साफ करने आया है। उसकी इस घोषणा ने पूरे सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। कर्मचारी आंदोलनों में उसे रियल लीडर कहा जाने लगा और उसकी नीतियां देश के बिजनेस स्कूलों में मॉडर्न एथिक्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम से पढ़ाई जाने लगी। लेकिन अर्जुन अब भी शांत था। उसने अब तक अपने नाम की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कोई अवार्ड नहीं लिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि असली काम कैमरे से नहीं, सिस्टम से होता है। जैसे जैसे अर्जुन की नीतियां कंपनी के भीतर स्थिरता और निष्ठा ला रही थीं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया में उसकी चर्चा फैलती जा रही थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली संकट अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसने उन लोगों की नींव हिला दी थी जिनका आधार ही झूठ, धोखा और लालच पर टिका था। और जब भी सच्चाई की रोशनी अंधेरे को चीरती है, अंधेरा उसे निगलने की पूरी कोशिश करता है। एक शाम जब अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक ईमेल फ्लैश हुआ जिसमें एक पुरानी ऑफशोर कंपनी का नाम था, जेनिथ नेक्सस एलएलपी, जिसका नाम उसने वर्षों पहले श्रीधर मेहरा से सुना था और जो अब एक बोगस इकाई के रूप में उसके ही कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी कंपनी से करोड़ों निकालने के लिए। यह वही घोटाला था जिसकी गूंज एक दिन पूरे मीडिया में गूंजने वाली थी। और इस बार अर्जुन ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसने तुरंत लीगल टीम को बुलाया, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स नियुक्त किए और उन सभी दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया जो जेनिथ नेक्सस से जुड़े थे। और फिर जो सामने आया वह वाकई चौंकाने वाला था। इस फर्जी कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर एक आदमी था, श्री अर्जुन मेहरा, और साथ ही उसका पुराना पता भी जो उसने कभी किसी ऑफिस फॉर्म में नहीं भरा था। अर्जुन का माथा ठनक गया, क्योंकि ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें उसका नाम इस्तेमाल करके उसे ही कंपनी के खिलाफ अपराधी दिखाने की कोशिश की गई थी। अब तक जो साजिशें सिर्फ पद छीनने तक सीमित थीं, वे अब उसके चरित्र और अस्तित्व पर हमला करने लगी थीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि यदि उसने डर दिखाया तो यह सिस्टम फिर उसी दलदल में लौट जाएगा जिससे वह इसे बाहर निकालने आया था। इसलिए उसने अगले ही दिन बोर्ड मीटिंग में इस घोटाले को पूरी पारदर्शिता से सबके सामने रखा और अपने नाम का दुरुपयोग साबित करने के लिए साइबर सेल और इनकम टैक्स विभाग को खुला निमंत्रण दे दिया कि वे जांच करें, सभी लॉगिन्स, दस्तावेज, हस्ताक्षर और बैंक ट्रांजैक्शंस की फोरेंसिक जांच हो, और यदि उस पर जरा भी दोष साबित हो तो वह खुद इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ देगा। इस हिम्मत भरे कदम ने न सिर्फ उसके विरोधियों को चुप कर दिया, बल्कि पहली बार उसके पक्ष में वो लोग सामने आए जो अब तक डर के मारे खामोश थे। दर्जनों कर्मचारी गवाही देने लगे। टेक्निकल टीम ने बताया कि किस तरह अर्जुन का डिजिटल आईडी क्लोन किया गया था और कैसे उसकी पुरानी फैमिली इंफॉर्मेशन किसी अंदरूनी कर्मचारी ने लीक की थी। और जब यह केस अदालत तक पहुंचा तो हर सबूत ने यही साबित किया कि अर्जुन को फंसाने की कोशिश की गई थी और साजिशकर्ता वही 4 पूर्व निदेशक थे जिन्हें उसने सबसे पहले सस्पेंड किया था। अदालत के फैसले ने न केवल अर्जुन को पूर्ण निर्दोष घोषित किया, बल्कि ये भी कहा कि ऐसे लोगों को कॉरपोरेट सिस्टम से आजीवन निष्कासित किया जाए। इस निर्णय ने अर्जुन की छवि को एक योद्धा की तरह स्थापित कर दिया और देश भर के बिजनेस चैनल्स, यूनिवर्सिटीज और सोशल फोरम्स पर अर्जुन मॉडल को लीडरशिप का नया उदाहरण माना जाने लगा। मगर अर्जुन ने अब तक एक भी पुरस्कार नहीं लिया। वह अब भी कंपनी के उसी पुराने स्टोर रूम में जाता था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी और वहां की दीवार पर लगे उस छोटे से कैलेंडर को हर रोज देखता था जिस पर उसके पिता की आखिरी लिखी पंक्ति दर्ज थी, बड़ा बनने के लिए पहले खुद को छोटा मानना सीखो। और उसी भावना के साथ वह ऑफिस में रोज नए कर्मचारियों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, सुझाव लेता और कंपनी की ग्रोथ को निचले स्तर से ऊपर तक समझता रहा। अब शिवाय कॉरपोरेशन देश की टॉप 5 कंपनियों में गिनी जाती थी। उसका रेवेन्यू तिगुना हो चुका था, कर्मचारियों की संतुष्टि इंडेक्स 92% तक पहुंच चुका था
और कई विदेशी कंपनियों ने अर्जुन को सीईओ के पद के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके जैसे और भी अर्जुन इस सिस्टम में कहीं दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालना है। और जब उसकी माँ, जो वर्षों से बीमार थी, ने पहली बार मुस्कुराकर टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा, तो अर्जुन ने खुद को पहली बार एक सफल बेटा माना, क्योंकि असली विजय पद नहीं, पैसा नहीं, बल्कि उस मुस्कान में छुपी शांति है जो वर्षों की तपस्या के बाद मिलती है। लेकिन जिस दिन अर्जुन ने सोचा कि अब उसके जीवन में सब कुछ स्थिर हो गया है, उसी दिन एक अनजानी चिट्ठी ने उसका सारा विश्वास हिलाकर रख दिया। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, बस एक पुराना कागज जिस पर एक पुराने ऑफिस का स्केच बना हुआ था और नीचे लिखा था, जो तुम समझे वो तुम्हारा भ्रम था, असली कहानी अब शुरू होगी। अर्जुन ने जब वो स्केच ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि यह वही इमारत है जो कभी शिवाय कॉरपोरेशन के पहले मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल होती थी और जिसे सालों पहले एक आग लगने की घटना के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ तो था उस स्केच में, कुछ ऐसा जो उसे उस वीरान इमारत की ओर खींच रहा था। अगली सुबह वह चुपचाप बिना किसी को बताए उस जगह पहुंचा जहां अब सिर्फ टूटी खिड़कियां, जली हुई फाइलों की गंध और समय के साथ गुम हो चुका इतिहास था। पर जैसे ही उसने उस जगह की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत वक्त लग गया तुम्हें यहाँ आने में। वह चौंक गया, पर डर नहीं हुआ। बस एक अजीब सा सन्नाटा उसके भीतर समा गया, जैसे कोई भूली हुई स्मृति वापस लौट रही हो। और तभी सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। उसने कहा, तुम सोचते हो कि इस कंपनी के असली मालिक तुम हो, पर असल में तुम बस एक मोहरा हो, एक बड़ी योजना का हिस्सा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने जो जवाब दिया, उसने अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मैं तुम्हारे पिता का पुराना पार्टनर हूँ और इस कंपनी का असली सहसंस्थापक। फिर उसने बताया कि जब अर्जुन का पिता विक्रम मेहरा कंपनी शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने दो लोगों के साथ यह सपना देखा था, विक्रम, उसका पार्टनर रघुवीर और तीसरा एक इन्वेस्टर जो कभी सामने नहीं आया, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक था। पर जब कंपनी ने उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय डील्स होने लगीं, तो लालच ने रघुवीर और उस छुपे हुए इन्वेस्टर को अंधा कर दिया और उन्होंने विक्रम को कंपनी से बाहर निकालने की साजिश रच डाली। उन्होंने जानबूझकर उसे एक घोटाले में फंसा दिया, जिससे उसका नाम बदनाम हो, और फिर एक आग की घटना को अंजाम दिया जिसमें आधिकारिक दस्तावेज, शेयर डील्स और विक्रम की हिस्सेदारी खत्म हो गई। और वही आग वह थी जिसमें विक्रम बुरी तरह झुलस गया और वर्षों तक अस्पताल में रहा, दुनिया से कटा हुआ। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उसे कभी बताया नहीं गया कि उसके पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध धोखा था। और अब वह समझ गया कि क्यों उसकी माँ वर्षों तक हर रात रोती थी, क्यों उसके पास कभी भी कंपनी से जुड़े दस्तावेज नहीं थे, और क्यों वह उसे हमेशा सत्य और धैर्य की राह पर चलने को कहती थी। रघुवीर अब एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का चेयरमैन बन चुका था और उस छुपे हुए इन्वेस्टर का नाम अब भी गुप्त था। लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ शिवाय कॉरपोरेशन का नहीं, अपने पिता के सम्मान का भी उत्तराधिकारी है। उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की, आर्काइव्स में गया, पुराने शेयर होल्डिंग पैटर्न को सरकारी रिकॉर्ड्स से निकलवाया और धीरे धीरे उसने उस चौथे नाम का पता लगा लिया, केशव पटवर्धन। एक ऐसा नाम जो वर्षों से किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं आया था, लेकिन जिसकी शेल कंपनियां आज भी कॉरपोरेट सिस्टम में जड़े जमाए हुए थीं। अर्जुन ने केशव पर अपनी नजरें टिका दी और फिर वह एक गुप्त योजना के तहत केशव की कंपनियों में एक एक कर हिस्सेदारी खरीदने लगा, छोटे निवेशकों के जरिए, टेक कंपनियों के जरिए, यहाँ तक कि विदेशी सहयोग से। और धीरे धीरे केशव की पूरी पावर स्ट्रक्चर को अंदर से खोखला करने लगा। उधर रघुवीर, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, को जैसे ही इस साजिश की भनक लगी, उसने अर्जुन को मिलने बुलाया
और पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा बाप ईमानदार था, पर दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, तुझे भी हार माननी पड़ेगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आपने सही कहा, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जो इस दुनिया को दोबारा गढ़ने आया है। और उस दिन उसी पुराने ऑफिस के ध्वस्त कमरे में अर्जुन ने अपने पिता के नाम पर एक नया रजिस्ट्रेशन दाखिल किया, विक्रम लेगेसी फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य था हर उस कर्मचारी को, हर उस इनोवेटर को एक मंच देना जिसे कॉरपोरेट सिस्टम ने कभी कुचल दिया था। यह सिर्फ बदले की शुरुआत नहीं थी, यह एक नई व्यवस्था का निर्माण था। अब जब विक्रम लेगेसी फाउंडेशन की घोषणा पूरे देश में हो चुकी थी और मीडिया से लेकर कॉरपोरेट जगत तक हर किसी की नज़र अर्जुन मेहरा पर टिक चुकी थी, तब भी अर्जुन के चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास था जो एक साधक में होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वह सिर्फ एक कंपनी या नाम नहीं बल्कि एक विचार का प्रतिनिधि बन चुका है, और इस विचार की रक्षा के लिए उसे अंतिम और सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, केशव पटवर्धन के खिलाफ, जो दशकों से छाया की तरह सत्ता के गलियारों में घूमता रहा, अपने नाम को हर लीगल डॉक्यूमेंट से छिपाकर, लेकिन अपनी ताकत को हर फाइल में दर्ज करके। और अर्जुन जानता था कि ऐसे आदमी को हराने के लिए सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि वो जनता की वो आवाज चाहिए जो अब तक सिर्फ फाइलों में दबकर रह गई थी। इसलिए उसने शिवाय कॉरपोरेशन के मंच से एक सीधा संवाद रखा, शब्दों की अदालत, जहां देश भर के युवा, कर्मचारी, बुजुर्ग, उद्यमी, हर वर्ग के लोग आकर अपनी कहानियां सुनाते, और अर्जुन उन कहानियों को अपने सोशल चैनल्स से पूरे देश में पहुंचाता, जिससे धीरे धीरे एक क्रांति का जन्म हुआ, जिसे लोगों ने नाम दिया कॉरपोरेट सत्याग्रह। और जब यह आंदोलन इतना फैल चुका था कि देश के प्रधानमंत्री को भी उस पर टिप्पणी करनी पड़ी, तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। अर्जुन को एक फाइल मिली जो किसी अनजान ने उसके ऑफिस की मेज पर छोड़ दी थी, और उस फाइल में केशव पटवर्धन की असली पहचान, उसके बैंक खातों की डिटेल्स, विदेशी ट्रांजैक्शंस और उसके असली नाम की कॉपी थी, कृष्ण वर्मा। और इसी नाम से दर्ज था वह पुराना शेयर होल्डर जिसे कभी विक्रम मेहरा ने कंपनी में 33% हिस्सेदारी दी थी। अर्जुन ने बिना देर किए इस फाइल को लोकपाल को सौंपा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। देश दहल गया, शेयर मार्केट में हलचल मच गई और जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। केशव यानी कृष्ण वर्मा देश छोड़ने की कोशिश में था, लेकिन अर्जुन की लीगल टीम पहले ही इंटरपोल नोटिस जारी करवा चुकी थी और उसे दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब अदालत में मुकदमा शुरू हुआ तो उसमें एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। जज ने आदेश दिया कि कंपनी के सभी पुराने ट्रस्ट डीड, हिस्सेदारी दस्तावेज और संस्थापक फाइल्स फिर से परखे जाएं, और जब वो दस्तावेज सामने आए तो साबित हुआ कि शिवाय कॉरपोरेशन के 51% असली उत्तराधिकारी आज भी विक्रम मेहरा ट्रस्ट के नाम पर दर्ज हैं। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि यह उस न्याय की पहली किरण थी जो वर्षों की यातना के बाद उसे दिखी थी, और अदालत ने आदेश दिया कि शिवाय कॉरपोरेशन के मालिकाना हक को अब विक्रम मेहरा फाउंडेशन और अर्जुन मेहरा को सौंपा जाए, जो उसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। मीडिया पागल हो गया, खबरें फैलने लगीं। जिसे गरीब कर्मचारी समझा वो निकला अरबों की कंपनी का मालिक। विक्रम मेहरा का बेटा लौट आया न्याय लेने। कॉरपोरेट महाभारत का अर्जुन जीता कुरुक्षेत्र, हर तरफ अर्जुन की चर्चा थी, लेकिन वह अब भी वैसा ही शांत था। उसने अपने लिए कोई विशेष कुर्सी नहीं ली, उसने उसी साधारण कुर्सी पर बैठना जारी रखा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और अपनी पहली घोषणा में कहा, मुझे सीईओ का पद नहीं चाहिए, मुझे समाज के हर उस आदमी को सीईओ बनाना है जो खुद को योग्य समझता है, पर उसे मौका नहीं मिला। उसने कंपनी के सिस्टम में पारदर्शिता के नए नियम लागू किए, सीनियर टीम में युवा कर्मचारियों को प्रमोट किया, महिलाओं को लीडरशिप रोल्स दिए, और वह पहला मालिक बना जिसने अपने ऑफिस की कुर्सी पर सिर्फ विचार टिके रह सकते हैं, व्यक्ति नहीं का लेबल चिपकवाया। और इसी सोच ने शिवाय कॉरपोरेशन को एक कॉरपोरेट संस्था से एक विचारधारा का नाम बना दिया,
जहां ईमानदारी, पारदर्शिता और इंसानियत को प्राथमिकता दी जाती थी। और यह सब देखकर उसकी माँ, जो अब एक फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन चुकी थीं, ने एक दिन अर्जुन से कहा, तुमने अपने पिता को मारकर नहीं, जीकर जिंदा किया है बेटा। और उस दिन पहली बार अर्जुन ने अपनी आंखों से बहती अश्रुधारा को रोका नहीं, क्योंकि वह जानता था अब उसका संघर्ष समाप्त नहीं, बल्कि वह उस दुनिया की शुरुआत कर चुका है जहां संघर्ष कोई डर नहीं, बल्कि बदलाव की पहली सीढ़ी है।